दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारे सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपनी कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आज सुनेंगे हम एपिसोड नंबर 8। चलिए करते हैं शुरू। डायरेक्टर्स कंगाल हो चुके थे और अब वो गुरलीन के ऑफिस में आ चुके थे। उन तीनों डायरेक्टर्स की बातें सुनकर गुरलीन पीछे लड़खड़ाकर अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी। उसने सदमे में बड़बड़ा कर कहा, मुकेश गुप्ता, फरहान खान, ये दोनों द अनब्रोकन। लेकिन ये दोनों तो आपस में बात भी नहीं करते थे, फिर अचानक ये एक साथ हमारे कैसे पड़ गए? इन्हें हमारे सीक्रेट गोदाम और बैंक अकाउंट्स की जानकारी किसने दी? तभी सिंघानिया ने कांप कर अपने हाथ से फोन निकाल कर कहा, जानकारी कहां से आई ये सबसे बड़ी बात नहीं है गुरलीन। सबसे बड़ी बात वो है जो हमलावर पीछे छोड़ गए हैं। सिंघानिया ने अपने फोन की गैलरी खोली और फोन गुरलीन के चेहरे के सामने कर दिया। बोला, मेरे गार्ड ने सुबह मुझे ये तस्वीर भेजी कि मेरे जले हुए कैश गोदाम की तस्वीर पर खून और लाल पेंट से बनाया गया है। गुरले ने उस तस्वीर को देखा। तस्वीर में दीवार पर एक बहुत ही विशाल और खौफनाक दहाड़ता हुआ शेर का निशान बना था। यह वही मुहर थी जो विराज गुप्ता का प्रतीक थी। उनको देखते ही गुरलीन के शरीर का सारा खून सूख गया। उसकी सांसें गले में अटक गई। उसकी आंखें उस शेर के निशान को देखकर इतनी चौड़ी हो गई, ऐसा लग रहा था कि वो अभी बाहर आ जाएंगे। गुरलीन के होठ कांप रहे थे। उसने कांप कर कहा, लायन? नहीं नहीं, ये संभव है। लायन तो मर चुका है। बोस ने खुद उसे 10 साल पहले मारा था। वो ये निशान क्यों बनाएगा कोई? याहुजा ने चिल्ला कर कहा, वो जिंदा है गुरलीन। तुमने सुना नहीं? फरहान के आदमियों ने गार्ड से कहा था कि उनका लायन वापस आ गया है। विराज गुप्ता का वारिस अभिनव गुप्ता जिंदा है और वो वापस आ गया है। वो हमसे अपने बाप का बदला ले रहा है। उसने एक ही रात में हमें बर्बाद कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर आगे से गुरलीन ने पागलों की तरह चीख कर कहा, चुप रहो, कोई लायन वापस नहीं आया। अभिनव मर चुका है और यह फरहान और मुकेश की कोई चाल होगी। वो इस निशान का इस्तेमाल करके हम में खौफ पैदा करना चाहते हैं। तभी सिंघानिया ने अपने मन में चल रहे सवाल को दाग कर कहा, अगर ये चाल है तो वो हमारे सीक्रेट लोकेशन स्विस अकाउंट तक कैसे पहुंचे? वो सारी जानकारी तो सिर्फ मास्टरमाइंड के पास थी, या फिर तुम्हारे पास थी, तुम्हारी उस तिजोरी में। ये सुनते ही गुरलीन का दिल एक बीट मिस कर गया। उसने तुरंत उस दिन की याद आई, लाइट का जाना, वो अंधेरा और वो फौलादी हाथ जिसने उसका मुंह दबाया था। फिर हार्ड ड्राइव का गायब होना। हालांकि हार्ड ड्राइव उसे मिल गई थी, लेकिन अब उसका दिमाग उस खौफनाक सच्चाई को समझ रहा था कि जिसे वो कल घमंड में नजरअंदाज कर गई थी। गुरलीन ने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, वो हार्ड ड्राइव गलती से नहीं गिरी थी। किसी ने अंधेरे में वो हार्ड ड्राइव निकाली, उसका सारा डेटा कॉपी किया और फिर पलक झपकते ही उसे फाइलों के बीच रख दिया ताकि मुझे शक न हो। मैंने बेवकूफों की तरह उसे सच मान लिया। गुरलीन को अब समझ आ गया था कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन कल उसके कैबिन में मौजूद था। उसने ट्राइडेंट कार्टेल का सारा डेटा भी चुरा लिया था। तभी रेड्डी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, हम मारे गए गुरलीन। अब हमारे पास ना पैसा ना हथियार। अगर वो लायन जिंदा है तो वो हमें मार देगा। अगर लायन ने हमें नहीं मारा तो मास्टर T1 हमें जिंदा जला देगा। जब उसे पता चलेगा कि हमने उसका सारा पैसा और हथियार गंवा दिए। तभी सिंघानिया ने पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भाग कर कहा, हमें भागना होगा, हमें अभी के अभी देश छोड़कर भागना होगा। लेकिन तभी गुरलीन ने अपनी दराज से एक साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली और उसे उन तीनों की तरफ तान कर कहा, यहीं रुक जाओ तुम सब। पिस्तौल देखते ही तीनों डायरेक्टर डर के मारे वहीं पर जम गए। वहीं गुरलीन की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से पागलपन के करीब पहुंच चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, कोई कहीं नहीं भागेगा। अगर तुम लोग यहाँ से भागे तो ट्राइडेंट कार्टेल तुम्हें एयरपोर्ट पर ही भून देगा। तुम भूल रहे हो कि तुम किसके लिए काम करते हो। उसकी यह बात सुनकर आगे से आहूजा ने डर के मारे रोकर कहा, तो अब हम क्या करें? हम यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करें क्या? तभी गुरलीन ने अपनी पिस्तौल नीचे की। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और बेबस पसीना चमक रहा था। गुरलीन ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपना एनक्रिप्टेड डार्क वेब फोन निकाल कर कहा, यह मामला अब हमारे हाथों से निकल चुका है। मैं जो करने जा रही हूँ वो मेरी मौत का फरमान भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये लायन जो भी है कोई ताकतवर हो चुका है। मुझे उसे बुलाना होगा। आगे से सिंघानिया ने तुरंत पूछा, किसे? वहीं गुरलीन की आवाज में एक अजीब सा खौफ था। उसने घबरा कर कहा,
असली मास्टरमाइंड को, मुझे पूजा सहगल को खबर करनी होगी। ये लायन ग्रुप अब सुरक्षित नहीं है। अगर प्रोजेक्ट संजीवनी और कार्टेल को बचाना है तो पूजा को खुद दिल्ली आना होगा। गुरलीन के कैबिन में ये सब डर के मारे कांप रहे थे और तभी 15वें फ्लोर के बाहर के सिक्योरिटी डेस्क पर बैठा अभिनव अपने ईयरपीस में गुरलीन के आखिरी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें अब एक आम गार्ड की तरह जमीन पर झुकी हुई थी और वो उठकर सीधे गुरलीन के कैबिन के दरवाजे को देख रही थी। अभिनव ने अपने होठों को बिना हिलाए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, अनिका, शिकार ने चारा पूरी तरह निगल लिया। गुरलीन ने हथियार डाल दिए। वो पूजा सहगल को कॉल कर रही है। दूसरी तरफ छतरपुर के बेसमेंट में बैठी अनिका ने भी खुशी में मुट्ठी भींच कर कहा, मैं उसके एनक्रिप्टेड फोन की लाइन पर हूँ। लाइन मैं उसकी और पूजा सहगल के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड कर रही हूँ। तभी अभिनव अपनी कुर्सी के पीछे की तरफ टिका। उसने गहरी सांस ली। 10 सालों से जो दुश्मन एक अदृश्य परछाई बनकर अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था, आज पहली बार वो परछाई बाहर आने के लिए मजबूर हो गई थी। अभिनव की चाल बिल्कुल सटीक बैठी थी। उसने सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी को मारा नहीं, बल्कि उनकी दौलत और उनका गुरूर जलाकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया। और उसी खौफ ने गुरलीन को वो गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका अभिनव को इंतजार था। अब खेल का मैदान पूरी तरह सज चुका था। अभिनव ने उस नाम को अपने नाम मन में दोहरा कर कहा, पूजा सहगल, तुम 10 साल पहले मेरी माँ की मौत का फरमान लेकर इस शहर में आई थी। अब तुम वापस आ रही हो, लेकिन इस बार तुम्हारा सामना उस बेबस औरत से नहीं, बल्कि उस लायन से होगा जो तुम्हारे और तुम्हारे उस नकाबपोश T1 मास्टरमाइंड को उसी कब्र में दफनाएगा। ये सोचते हुए अभिनव ने अपनी वज्र सिक्योरिटी की कैप को ठीक किया और बहुत ही आराम से अपनी ड्यूटी करता रहा। अंदर कैबिन में बैठे उन चारों गद्दारों को भनक तक नहीं लगी कि जिस लायन के खौफ से वो कांप रहे हैं वो कोई दूसरा बैठा माफिया नहीं, बल्कि उनके ही कैबिन के दरवाजे पर नीली वर्दी में पहरा दे रहा है। कपूर मैंशन का घर जमाई अब पूरी दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का रिंग मास्टर बन चुका था और उसका सबसे बड़ा शो अभी बाकी था। वहीं उधर शानदार कैबिन अब किसी शमशान जैसी खामोशी में डूबा था। सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी के चेहरों पर मौत का पसीना सूख चुका था। वो तीनों बुत बनकर बैठे थे। उनके सामने बैठी गुरलीन कौर के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि उसके लिए अपने उस एनक्रिप्टेड डार्क वेब फोन को पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। उसने फोन का कीपैड खोला और एक ऐसा नंबर डायल किया जिसे डायल करने की हिम्मत वो खुद भी नहीं जुटा पाई थी। ये लाइन सीधी दुनिया के उस पार जेनेवा के एक बहुत सुरक्षित और गुप्त एस्टेट में जाती थी। फोन की हर एक घंटी गुरलीन के दिल पर हथौड़े की तरह बज रही थी। क्लिक। तभी दूसरी तरफ से फोन उठ गया। कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक बहुत सर्द और भारी सन्नाटा था। तभी गुरलीन ने हकला कर कहा, मैम, मैं गुरलीन बोल रही हूँ, दिल्ली से। गुरलीन की आवाज गले में अटक रही थी। तभी फोन के स्पीकर पर एक बहुत ठंडी, सदी हुई और अधिकार से भरी आवाज गूंजी, तुम्हारी आवाज कांप रही है गुरलीन। मैंने तुम्हें लायन ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए रखा था, मुझे अपनी घबराहट सुनाने के लिए नहीं। सीधा मुद्दे पर आओ। यह आवाज एक ऐसी औरत की जो किसी भावना से कोसों दूर थी। यह आवाज पूजा सहगल की थी। पूजा सहगल, उम्र लगभग 45 साल, दुनिया की नज़र में एपेक्स लाइफ साइंसेज की एक बहुत सम्मानित और पावरफुल सीईओ थी, जो चैरिटी करती थी, ग्लोबल हेल्थ समिट में भी भाषण देती थी। लेकिन डार्क वेब और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो एक खौफनाक शैतान थी। वो औरत जो इंटरनेशनल फार्मा माफिया को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। उसके पास खरबों डॉलर का एम्पायर था। उसका दिमाग इतना शातिर था कि उसने 15 साल पहले विराज गुप्ता के एम्पायर को बिना किसी फौज के सिर्फ साजिश ट्राइडेंट कार्टेल के उस नकाब पोस्ट मास्टरमाइंड की मदद से तबाह कर दिया था। तभी इधर से गुरलीन ने अपनी आंखें बंद करके कहा, मैम, सब कुछ खत्म हो गया। दिल्ली के ट्राइडेंट कार्टेल का पूरा फाइनेंशियल और हथियारों का नेटवर्क रातों रात राख कर दिया गया है। हमारा एक भी गोदाम नहीं बचा। सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी के सारे विदेशी बैंक अकाउंट खाली हो चुके हैं। हम सड़क पर आ गए हैं मैम। ये कहते हुए उसके आंसू गालों पर बह निकले। वहीं उसकी बात सुनकर उधर जिनेवा के उस आलीशान ऑफिस में, जहां पूजा सहगल अपने हाथ में एक महंगी वाइन का ग्लास पकड़े बर्फ से ढके पहाड़ों को देख रही थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। पूजा का हाथ ग्लास पर कस गया। पूजा की आवाज अब और ज्यादा गहरी और खतरनाक हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या कहा तुमने? पूरा नेटवर्क तबाह हो गया? दिल्ली पुलिस ने रेड मारी है या ईडी ने? उसकी यह बात सुनते ही गुरलीन ने सिसक कर कहा, पुलिस नहीं मैम, किसी फौज ने हमला किया है और हमलावर
हमलावर हमारे ठिकानों की दीवारों पर एक निशान छोड़ गए हैं, खून से बना एक दहाड़ता हुआ शेर का निशान। मैम, फरहान खान और मुकेश गुप्ता ने हम पर हमला किया है। वो कह रहे हैं कि लायन वापस आ गया है। उसकी यह बात सुनकर वाइन का ग्लास पूजा सहगल के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और उसके हजारों टुकड़े हो गई। लाल वाइन इटालियन मार्बल पर खून की तरह फैल गई। पूजा के चेहरे की मांसपेशियां तन गई। उसकी वो शांत और सर्द आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते कर कहा, लायन वापस आ गया? तुम पागल हो गई हो गुरलीन। विराज गुप्ता और उसकी पत्नी निहारिका को मरे 10 साल हो चुके। उनका वो 15 साल का बच्चा अभिनव, वो भी उस रात कहीं गायब हो गया था। क्या तुम मुझे बताना चाहती कि वो बच्चा जिंदा है? उसने रातों रात मेरा इतना बड़ा एम्पायर जला दिया। तभी इधर से गुरलीन ने चीख कर कहा, मैम, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है, जिस तरीके से अकाउंट हैक हुए हैं, वो कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता ना। मैं, हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। मुझे डर है कि कहीं उन्हें प्रोजेक्ट संजीवनी की उस चोरी हुई हार्ड ड्राइव का पता न लग जाए। मुझे आपकी मदद चाहिए मैम। ट्राइडेंट कार्टेल के मास्टरमाइंड को बताइए। तभी उधर से पूजा सहगल ने एक शेरनी की तरह दहाड़ कर कहा, चुप रहो बेवकूफ औरत। तुम्हारे इस बेवकूफ की वजह से आज वो गद्दार हमारे सिर पर नाच रहे हैं। तुमने उन्हें 10 साल जिंदा क्यों छोड़ा? ये शेर का निशान का जो ड्रामा है, ये कोई भूत नहीं है। ये उन पुराने वफादारों की चाल है, ताकि वो लायन ग्रुप पर कब्जा कर सके। ये कहकर पूजा सहगल अपनी जगह से उठी, कमरे में टहलने लगी। उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, गुरलीन, अगर उस शेर को लगता है कि वो मेरे बिछाए हुए जाल को काट सकता है, तो वो मेरी ताकत को नहीं जानता। 10 साल पहले मैंने उस निहारिका गुप्ता से वो प्रोजेक्ट संजीवनी का फॉर्मूला छीनने के लिए उसे गोली मरवा दी थी, लेकिन वो फॉर्मूला उसके साथ ही गायब हो गया। आज तक मैं वो कैंसर का फॉर्मूला नहीं ढूंढ पाई, लेकिन अगर विराज गुप्ता का बेटा सच में जिंदा है, तो शायद फॉर्मूला आज भी दुनिया में मौजूद है। पूजा की आवाज में अब एक मौत का सन्नाटा था। तभी सिंघानिया ने पीछे से रोकर आवाज में कहा, मैम, तो अब हम क्या करें? हम मारे जाएंगे। आगे से पूजा ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, तुम लोग वहीं 15वें फ्लोर पर छिप कर बैठे रहो, कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं अपने प्राइवेट जेट से आज रात ही दिल्ली के लिए निकल रही हूँ, और मेरे साथ ट्राइडेंट कार्टेल के सबसे खूंखार क्लीनर्स आ रहे हैं। मैं खुद आकर देखूंगी कि ये कौन सा लायन है जो कब्र से उठकर वापस आया है। जब तक मैं न आऊं, तुम बस ये पता लगाओ कि लायन कहाँ छिपा है। उसके इतना कहते ही फोन कट गया। इसके बाद जिनेवा में बैठी पूजा सहगल ने तुरंत अपने इंटरकॉम का बटन दबाकर ऑर्डर देकर कहा, मेरा जेट तैयार करो, डेस्टिनेशन दिल्ली, और T1 को मैसेज भेजो कि मैं इंडिया जा रही हूँ। हमें अपना शिकार खुद करना होगा। उधर जब पूजा इंडिया आने की तैयारी कर रही थी, 15वें फ्लोर पर गुरलेन का कैबिन खौफ से कांप रहा था। उधर बाहर सिक्योरिटी डेस्क पर बैठा अभिनव अपने ईयरपीस में अनिका के जरिए पूजा सहगल की एक एक बातें सुन रहा था। अनिका की आवाज में एक रोमांच और खौफ का मिश्रण था। उसने अभिनव से कहा, लायन, तुम्हारी चाल कामयाब हो गई। पूजा सहगल अपनी मान से बाहर आ रही है। वो आज रात की फ्लाइट से दिल्ली निकल रही है। अब हमारा अगला कदम क्या है? क्या मैं विक्रम को बोलकर एयरपोर्ट पर स्नाइपर्स तैयार करवा दूं? जैसे वो दिल्ली की जमीन पर कदम रखेगी, हम उसे भून देंगे। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव अपनी कुर्सी से पीछे टिका। उसके चेहरे पर बहुत ही रहस्यमय और गहरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी शर्ट के अंदर उस तांबे के ताबीज को महसूस किया। अभिनव ने बिल्कुल शांत लेकिन कड़क आवाज में कहा, नहीं, अनिका, स्नाइपर्स और गोलियों के लिए बहुत छोटी सजा है उस औरत के लिए। अगर मैंने उसे एयरपोर्ट पर मार दिया तो वो सिर्फ एक लाश बनकर रह जाएगी। उसका फार्मा एम्पायर, उसका वो अरबों डॉलर का धंधा वैसा का वैसा ही रहेगा। मुझे उसे मारना नहीं है, मुझे उसे अंदर से तोड़ना है। मुझे उसके घमंड और उसके वजूद को मिट्टी में मिलाना है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अनेका ने उलझन में पूछा, तो तुम क्या करना चाहते हो? तभी अभिनव ने सवाल करके कहा, पूजा सहगल 10 साल पहले मेरी माँ के पास क्यों आई थी? दूसरी तरफ से अनिका ने जवाब देकर कहा, प्रोजेक्ट संजीवनी के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, उस चमत्कारी फॉर्मूले के लिए, क्योंकि वो फॉर्मूला उसके फार्मा बिजनेस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। तभी अभिनव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, बिल्कुल, पूजा सहगल ने मेरी माँ को इसलिए मारा क्योंकि वो इस फॉर्मूले को दुनिया के सामने लाना चाहती थी। पूजा ने सोचा कि उसने उस फॉर्मूले को हमेशा के लिए दफना दिया, लेकिन वो फॉर्मूला आज मेरे सीने में लिए धड़क रहा है। अभिनव की आवाज में अब एक शेर की दहाड़ थी। उसने दहाड़ कर आगे कहा, मैं पूजा सहगल को गोली नहीं मारूंगा अनिका, मैं उसे मेरी माँ के सपने से मारूंगा। मैं प्रोजेक्ट संजीवनी को जिंदा करूंगा। जब वो दिल्ली आएगी,
तो मैं उसे वो दर्द दूंगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। मैं उसके फार्मा एम्पायर की धज्जियां उड़ा दूंगा। अनिका अब अभिनव के दिमाग को समझ पा रही थी। ये एक अंडरवर्ल्ड डॉन का बदला नहीं था, ये एक बेटे का अपनी माँ के लिए लड़ा जाने वाला धर्म युद्ध था। इसलिए अनिका ने पूरे जज्बे के साथ पूछा, तुम्हें क्या चाहिए लाइन? इधर से अभिनव ने तुरंत ऑर्डर देकर कहा, विक्रम को लाइन पर लो। इसके कुछ ही सेकंड के बाद विक्रम की भारी आवाज ईयरपीस में गूंजी, जी लाइन, फरहान का काम हो गया, आगे क्या हुक्म है? तभी अभिनव ने फरमान जारी करके कहा, विक्रम, मुझे दिल्ली के सबसे सुरक्षित और अंडरग्राउंड इलाके में एक सीक्रेट लैब चाहिए। पैसों की कोई कमी नहीं है। मुकेश अंकल ने जो पैसे आज रात सिंघानिया के अकाउंट से हैक किए, वो सब लगा दो। मुझे वो लैब 24 घंटे के अंदर तैयार चाहिए। उसमें दुनिया की सबसे एडवांस मेडिकल और केमिकल मशीनरी होनी चाहिए। तभी उधर से विक्रम ने सारी बात को समझकर पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, लैब तो रातों रात खड़ी कर दूंगा लाइन, जमीन के 100 फीट नीचे। लेकिन उस लैब में काम कौन करेगा? कैंसर का फॉर्मूला डिकोड करना किसी आम डॉक्टर के बस की बात नहीं। इधर से अभिनव ने आंखें तेजी से कैलकुलेट करने लगी। उसने आगे कहा, मुझे आम डॉक्टर नहीं चाहिए विक्रम, मुझे वो ब्रोकन जीनियस चाहिए। वो साइंटिस्ट जिन्हें दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनी ने बर्बाद कर दिया हो, जिनके पेटेंट्स चुरा लिए गए हों। डार्क वेब पर ऐसे कई पागल और सनकी वैज्ञानिक मौजूद हैं जो सिस्टम से नफरत करते हैं। अनिका, तुम ऐसे टॉप 3 साइंटिस्ट की लिस्ट बनाओ, और विक्रम, तुम अपनी टीम भेजकर उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से उठा लाओ। उन्हें मुंह मांगी कीमत दो। उसकी ये बात सुनकर अनिका ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, मैं आज ही डार्क वेब खंगालती हूँ। तभी अभिन ने अपनी वज्र सिक्योरिटी की कैप को ठीक करके कहा, पूजा सहगल को दिल्ली पहुंचने दो, उसे लगने दो कि वो शिकार करने आई है। लेकिन जब तक वो लायन को ढूंढने की कोशिश करेगी, तब तक दिल्ली के जमीन के नीचे मेरी माँ का वो प्रोजेक्ट संजीवनी उनकी सांसें लेने लगेगा। और जिस दिन वो दवाई तैयार होगी, पूजा सहगल के लिए वो मौत का जहर बन जाएगी। उसके ऑर्डर्स के बाद विक्रम और अनिका तुरंत काम पर लग गए। ऐसे ही वो पूरा दिन गुजर गया। लायन ग्रुप में अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद अभिनव ने बस ली और वापस कपूर मैंशन की तरफ दौड़ पड़ा। शाम के 7 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर अब ट्रैफिक और शोर अपने चरम पर था। लेकिन अभिनव के दिमाग में सिर्फ वो सीक्रेट लैब और पूजा सहगल का खौफनाक चेहरा घूम रहा था। आज उसने जो कदम उठाया था, वो अंडरवर्ल्ड के इतिहास का सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक था। हथियारों की जंग को उसने एक मेडिकल क्रांति में बदल दिया। लेकिन जब अभिनव कपूर मैंशन के लोहे के गेट के अंदर गया, तो उसे लगा कि वो किसी और दुनिया में आ गया। हर रोज की तरह जब वो घर आता था तो उसे घर के गार्डन की सफाई करनी पड़ती, ताने सुनने पड़ते और आंचल कपूर की गालियां खानी पड़ती। लेकिन आज घर का माहौल बिल्कुल अलग था। ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी और महक थी। जैसे ही अभिनव ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, सोफे पर बैठी आंचल कपूर झटके से खड़ी हो गई। आज उनके चेहरे पर गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ाहट नहीं थी। इसके बजाय उनके होठों पर ऐसी बड़ी बनावटी चाशनी में डूबी हुई मुस्कान थी जिसे देखकर किसी को भी शुगर की बीमारी हो जाए। आंचल कपूर ने अभिनव के पास आकर कहा, अरे अभिनव बेटा, तुम आ गए। कितनी देर कर दी तुमने आज। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। थक गए होगे ना मेरी जान। ये कहकर उन्हें अभिनव के हाथ से उसका पुराना सा बैग ले लिया, जो अभिनव के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। अभिनव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरी जान, ये शब्द आंचल कपूर के मुंह से अभिनव के लिए निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं थे। फिर भी अभिनव ने अपने उसी दब्बू अंदाज में कहा, माँ जी, बस मिलने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन उसका दिमाग तुरंत समझ गया कि ये मीठापन उस रात की इशफाक शाह की कहानी और 70 करोड़ का नेकलेस का असर है। आंचल कपूर को लग रहा था कि अभिनव दुनिया के उस अरबपति का बहुत खास आदमी बन चुका है। तभी आंचल कपूर ने अभिनव के कंधे पर हाथ फेर कर कहा, अरे बस से क्यों आते हो बेटा? हमारे घर में तीन तीन गाड़ियां बेकार खड़ी रहती हैं। कल से तुम गाड़ी लेकर जाया करो ना। जाओ, जल्दी नहा लो। मैंने नौकरों से कहकर तुम्हारे लिए गर्म पानी रखवा दिया है। नौकर? अभिनव के लिए? और यह घर किसी भूलभुलैया से कम नहीं लग रहा था। तभी सीढ़ियों के ऊपर से किसी की हील्स की खटखट की आवाज आई। अभिनव ने अपनी नजरें ऊपर की। सीढ़ियों से अनन्या नीचे उतर रही थी। लेकिन आज अनन्या का अवतार उसके रोज के कॉर्पोरेट के रूखे लुक से बिल्कुल अलग था। अनन्या ने एक बहुत ही खूबसूरत गहरे लाल रंग की सैटिन 1 पीस ड्रेस पहनी थी। ड्रेस घुटनों तक थी और उसकी फिटिंग अनन्या के परफेक्ट फिगर को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, एक साइड में गिर गए थे। उसके होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थे और कानों में डायमंड के लॉन्ग इयररिंग्स चमक रहे थे। वो किसी भी फैशन मैगजीन की कवर गर्ल से कम नहीं लग रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, जब अनन्या ने नीचे खड़े अभिनव को देखा तो उसकी आंखों में
हमेशा वाली नफरत या तिरस्कार नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक, एक ऐसा नशा और एक इनविटेशन था जो अभिनव ने इन 3 सालों में कभी नहीं देखा। उसने अभिनव को देखकर कहा, तुम आ गए अभिनव। अनन्या की आवाज में शहद घुला हुआ था। वो सीढ़ियों से उतरकर अभिनव के बिल्कुल करीब आ गई और उसकी परफ्यूम की तेज महक अभिनव की सांसों में घुलने लगी। तभी आगे से अभिनव ने बहुत ही संभल कर कहा, हाँ। तभी अनन्या ने बहुत ही अधिकार से लेकिन प्यार से अभिनव के सीने पर हाथ रखकर कहा, तो फिर तुम ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, हमें डिनर पर जाना है। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने असली हैरानी के साथ पूछा, डिनर पर मुझे? इन 3 सालों में अभिनव और अनन्या कभी एक साथ चाय तक नहीं पीने गई। डिनर पर बाहर जाना तो दूर की बात थी। तभी अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, तुम्हें आज मेरे कॉलेज के कुछ पुराने और बहुत खास दोस्तों की गेट टुगेदर पार्टी है। दिल्ली का सबसे एक्सक्लूसिव क्लब द इंपीरियल लाउंज में। तुम मेरे पति हो, इसलिए तुम मेरे साथ वहां जा रहे हो। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के दिमाग के तार झंझना गए। अभिनव ने मन ही मन इस पहेली को सुलझाना शुरू करके कहा, कल रात तो आदमी ये औरत मुझे अपने गाड़ी में बैठाने पर भी शर्म महसूस कर रही थी। आज मुझे वो खुद अपने एलीट दोस्तों की पार्टी में लेकर जाना चाहती है। उसे तुरंत कल शाम की प्राची की वो बेइज्जती याद आ गई। प्राची और उसके दोस्त ने हमेशा अनन्या को ताने मारे थे। उसका पति एक भिखारी है, लेकिन उस रात प्राइम स्टार होटल में अभिनव ने जो 70 करोड़ का द ब्लूमून नेकलेस दिया तो इटालियन सूट पहना था, उसकी खबर पूरे हाई सोसाइटी सर्कल में आग की तरह फैल चुकी थी। प्राची का गुरूर अभिनव ने कल ही तोड़ दिया था। अनन्या अब अभिनव को अपना पति नहीं, बल्कि अपना सबसे बड़ा ट्रॉफी हस्बैंड और अपना स्टेटस सिंबल बनाकर अपने दोस्तों के सामने पेश करना चाहती थी। वो उन्हें दिखाना चाहती थी कि उसका पति कोई नौकर नहीं बल्कि दुबई के अरबपति इशफाक शाह का इतना खास है कि 70 करोड़ के तोहफे उसे खैरात में मिलते हैं। ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ अनन्या के ईगो और घमंड का था। तभी अभिनव ने बहुत ही मासूमियत से अपनी नीली यूनिफॉर्म की तरफ देखकर कहा, लेकिन अनन्या, मैं उस वीआईपी क्लब में कैसे जा सकता हूँ? कल रात वाला वो इटालियन सूट तो मैंने दादी को गिफ्ट देने के लिए पहना था। आज मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास तो यही कपड़े हैं। तभी आगे से अनन्या के चेहरे की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसने पीछे मुड़कर सोफे की तरफ देखा। वहां एक बहुत ही महंगा और बड़े ब्रांड का शॉपिंग बैग था। उसने वो बैग अभिनव के हाथों में थमा दिया। तभी अनन्या ने बहुत ही नखरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही लेकर जाऊंगी? मैंने आज दोपहर में खुद जाकर तुम्हारे लिए सूट खरीदा है। ब्लैक कलर का स्लिम फिट सूट है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कोई किराए का नहीं है अभिनव, ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है। अब जल्दी जाओ और इसे पहन कर नीचे आओ, मेरे दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी आंचल कपूर ने भी पीछे से चहक कर कहा, हाँ हाँ बेटा, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। आज मेरी अन्नों के साथ तुम बहुत अच्छे लगोगे। उसकी यह बात सुनकर अभिनव ने उस महंगे शॉपिंग बैग को अपने हाथों में पकड़ा। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद अपनी पत्नी के इस बदले हुए बर्ताव और इस प्यार को देखकर पिघल जाता। उसे लगता कि शायद उसके दिन बदल गए। लेकिन अभिनव आम इंसान नहीं था, वो लायन था। वो इंसानी फितरत की सबसे घिनौनी परतों को पढ़ना जानता था। वो जानता था कि इस बैग के अंदर रखा हुआ सूट कोई प्यार का तोहफा नहीं, बल्कि एक नया पट्टा है जिसे अनन्या उसके गले में डालना चाहती है, ताकि उसे अपने दोस्तों के सामने एक पालतू कुत्ते की तरह घुमा सके और अपनी शान भगार सके। कपूर परिवार सिर्फ दौलत का सगा था और अगर कल उन्हें पता चल जाए कि इशफाक शाह वाली कहानी झूठी है तो उसे फिर से उसी स्टोर रूम में फेंक देंगे। लेकिन अभिनव ने इस खेल के बीच में तोड़ने का फैसला नहीं किया। अभिनव ने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें शिकार के सबसे करीब जाना है तो तुम्हें उसके बिछाए हुए खेल में उसका साथ देना होगा। आज की रात उस वीआईपी क्लब में जाना अभिनव के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि द इंपीरियल लाउंज वो जगह थी जहां दिल्ली के सबसे बड़े कॉरपोरेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और इंटरनेशनल डीलर आते थे। शायद वहां पूजा सहगल या ट्राइडेंट कार्टेल का कोई आदमी मौजूद हो। अभिनव ने अपने चेहरे पर एक बहुत ही आज्ञाकारी और हल्की सी खुशी वाली मुस्कान ओढ़ ली। अभिनव ने बैग को पकड़कर कहा, शुक्रिया अनन्या, ये बहुत महंगा लग रहा है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। तभी अनन्या ने अपनी घड़ी देखकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। उसकी बात सुनते अभिनव अपने उस सीलन भरे स्टोर रूम में गया। उसने दरवाजा बंद किया और महंगे शॉपिंग बैग को अपनी चारपाई पर खोल दिया। अंदर सचमुच में एक बहुत ही शानदार सिलाई और फिनिशिंग वाला जेट ब्लैक रंग का सूट था, जिसके साथ एक क्रिस्प सफेद शर्ट और एक सिल्वर रंग की टाई थी। अभिनव ने अपनी वजर सिक्योरिटी की पसीने से भीगी यूनिफॉर्म उतारी।
उसने बाथरूम में जाकर जल्दी से शावर लिया। जब वो बाहर निकला तो उसने नया सूट पहना था। हालांकि ये सूट कल रात विक्रम के लाए हुए उस कस्टम मेड इटालियन सूट जितना राजसी नहीं था, लेकिन अभिनव के गठीले और फुलादी शरीर पर ये ब्लैक सूट किसी भी तबाही से कम नहीं लग रहा था। उसकी लंबी हाइट, उसके चौड़े कंधे और उसके चेहरे पर वो सख्त और रहस्यमय ठहराव उसे किसी हॉलीवुड के जेम्स बॉन्ड के से ज्यादा कातिलाना लुक दे रहा था। उसने अपने बालों को हल्का सा गीला करके पीछे की तरफ सेट किया। उसने अपनी शर्ट के अंदर उस ताबे के ताबीज को अच्छे से छिपा लिया और सबसे जरूरी चीज, उसने अपना इटालियन डैगर अपनी कमर की बेल्ट के पीछे बहुत ही सफाई से फंसा लिया। चाहे वो महलों में जाए या क्लब में, लायन कभी निहत्था नहीं रहता था। इसके बाद उसने अपने सैटेलाइट फोन को अनिका को एक छोटा सा मैसेज ड्रॉप किया। गोइंग टू द इंपीरियल लॉन्च, कीप आइज ऑन कैमराज। मैसेज भेजने के बाद अभिनव ने गहरी सांस ली और अपना नकाब बिल्कुल सेट किया। कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया। जब अभिनव सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में आया तो अनन्या अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी। जैसे ही उसके कदमों की आहट सुनी, उसने सिर उठाकर देखा। एक पल के लिए अनन्या के हाथ से उसका फोन लगभग छूटने ही वाला था। उसकी सांसें उसके गले में अटक गई। उसने अभिनव के लिए उस सूट सिर्फ एक दिखावे के लिए खरीदा था। उसे लगा था कि एक मामूली गार्ड इस महंगे सूट में थोड़ा असहज और अजीब ही लगेगा, लेकिन उसके सामने जो इंसान खड़ा था वो किसी भी एंगल से कम एक लाचार घर जमाई नहीं लग रहा था। ब्लैक सूट में अभिनव की वो गहरी बर्फीली आंखें और उसका वो बेप्रवाह और रफ टफ एटीट्यूड अनन्या के अंदर की एक औरत को पहली बार बहुत ही बुरी तरह से झकझोर रहा था। इन 3 सालों में उसने कभी भी अभिनव को इस नज़र से नहीं देखा। आज पहली बार उसे अभिनव से नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस हो रहा था। तभी अभिनव ने बहुत ही शांत स्वर में अपने कलाई के कफ को ठीक करके पूछा, कैसा लग रहा है? उसकी बातें सुनते ही अनन्या ने जल्दी से अपनी नजरों को चुरा लिया। उसने अपने आप को संभाला और गले को साफ करके कहा, ठीक है, कम से कम तुम मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। चलो, देरी हो रही है। आंचल कपूर भी अभिनव को देखकर हैरान थी, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी उन दोनों को विदा किया। इसके बाद दोनों पोर्च में आए। कपूर परिवार के सबसे महंगी लाल रंग की पोर्च बाहर खड़ी थी। आज उसमें ड्राइवर नहीं था। अनन्या ड्राइवर सीट की तरफ जाने लगी, लेकिन अभिनव ने बहुत ही जेंटल तरीके से उसके हाथ से चाबी लेकर कहा, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। ये कहकर उसने जाकर गाड़ी का दरवाजा खोल लिया। अनन्या कुछ नहीं बोली, चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। तभी अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की और पोर्च के बाहर निकाल ली। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। एक तरफ अनन्या थी जो डीप रेड वन पीस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी, और दूसरी तरफ अभिनव जो ब्लैक सूट में किसी खामोश तूफान जैसा लग रहा था। कोई भी उन्हें बाहर से देखता तो यही कहता कि दिल्ली के सबसे हॉट और पावरफुल कपल है, लेकिन गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा था। हवा में अनन्या के परफ्यूम की महक थी। तभी अनन्या ने खामोशी तोड़कर बहुत ही कैजुअल तरीके से पूछने का नाटक करके कहा, तुम्हारे वो इशफाक शाह वाले दोस्त, क्या उन्होंने तुम्हें आज कोई मैसेज किया? आगे से अभिनव ने सड़क पर नजरें टिकाई, बहुत ही स्पाट जवाब देकर कहा, नहीं, अरबपति लोग रोज मैसेज नहीं करते। तभी अनन्या ने अपनी आवाज को थोड़ा नरम करके कहा, मुझे प्राची की उस हरकत के लिए बुरा लग रहा है। वो हमेशा तुम्हारे खिलाफ बोलती थी, लेकिन कल रात जो तुमने किया, जो तुमने उसे जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। उसे उसकी जगह दिखाना जरूरी था। उसकी बात सुनकर अभिनव ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो जानता था कि अनन्या ये सिर्फ उसे मक्खन लगाने के लिए कर रही है। तभी अनन्या ने अभिनव की तरफ देखकर कहा, आज पार्टी में मेरे बहुत से दोस्त होंगे। वो सब अमीर और रुतबे वाले हैं। अगर वो तुमसे पूछे कि तुम बस वही इशफाक शाली बात बताना, और हाँ, प्लीज कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरा मजाक उड़े। तुम मेरे पति हो, इस बात का ध्यान रखना। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभिनव ने मन ही मन हंसकर खुद से कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल सुबह तक तो एक पनौती और एक भिखारी था। अभिनव के होठों पर एक बहुत ही सूक्ष्म सर्द मुस्कान आ गई, जिसे अंधेरे में अनन्या देख नहीं पाई। इसके बाद अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, फिक्र मत करो अनन्या, आज रात तुम्हारे दोस्त तुम्हें नहीं, तुम्हारे पति को देखेंगे। यह जवाब इतना रहस्यमय और भारी था कि अनन्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद लाल रंग की पोर्च दिल्ली के सबसे महंगे और रिस्ट्रिक्टेड क्लब द इंपीरियल लाउंज के वीआईपी पोर्च में आकर रुकी। यहाँ के चकाचौंध प्राइम स्टार होटल से भी ज्यादा थी। यहाँ सिर्फ वो लोग आते थे जिनके पास मेंबरशिप होती थी, और मेंबरशिप की कीमत करोड़ों में थी। बाउंसर्स ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला।
अभिनव और अनन्या गाड़ी से बाहर निकले। जैसे ही अनन्या ने अभिनव के हाथ में अपना हाथ डाला, क्लब के बाहर खड़े फोटोग्राफर्स और एलीट लोगों की नजरें उन पर टिक गई। क्लब के अंदर का माहौल बड़ा लाउड और वाइब्रेंट था। ब्लू और रेड नियॉन लाइट्स, डीजे की तेज बीट्स, हवा में एक खुली सिगार और महंगी वाइन की खुशबू। अनन्या अभिनव को लेकर क्लब के सबसे एक्सक्लूसिव वीआईपी सेक्शन की तरफ बढ़ गई। वहां एक बड़ा सा राउंड सोफा था, जहां लगभग 10-12 लड़के लड़कियां बैठे शराब पी रहे थे, जोर जोर से हंस भी रहे थे। ये सब अनन्या के कॉलेज के दोस्त थे और वो लोग जो कुछ बिना किए अपने बाप की दौलत पर ऐश कर रहे थे। जैसे ही इन लोगों ने अनन्या को देखा, सब खड़े हो गए। तभी एक लड़के ने आगे बढ़कर अनन्या को गले लगाकर कहा, हे अनु, यू लुक गॉर्जियस। ये रोहन था। रोहन के पिता एक बहुत बड़े बिल्डर थे। रोहन कॉलेज के दिनों में ही अनन्या पर डोरे डालता था। उसे हमेशा लगता था कि अभिनव जैसे लूजर को हटाकर वो अनन्या से शादी कर लेगा। उसकी तारीफ सुनकर अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक्स रोहन। लेकिन तभी रोहन और बाकी सब दोस्तों की नजर अनन्या के पीछे खड़े अभिनव पर पड़ गई। सबका हंसना बंद हो गया। उन्होंने हमेशा अभिनव को दूर से एक झिझके हुए नौकर की तरफ देखा था। प्राची ने उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में अभिनव का बहुत मजाक भी उड़ाया था। लेकिन आज ये इंसान जो उनके सामने खड़ा था, जेट ब्लैक सूट में, हाथों में मर्दाना ताकत और आंखों में एक ऐसा घमंड जो उन सबके बाप के औलाद की दौलत को नीचा दिखा दे, उसे देखकर कोई भी भिखारी उसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे देखकर अभिनव ने अविश्वास से पूछा, ये अभिनव है? तभी अनन्या ने बहुत ही गर्व से अभिनव का हाथ पकड़कर कहा, हाँ माय हस्बैंड। अनन्या के मुंह से इस शब्द सुनकर अभिनव को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा बिल्कुल सीरियस रखा। इसके बाद वो सभी लोग सोफे पर बैठ गए। वेटर्स ने महंगी शैंपेन और स्कॉच सर्व करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब लोग अभिनव को इस नए लुक से डरे हुए थे, लेकिन शराब का नशा चढ़ते ही इन रईस जादों का असली रंग बाहर आने लगा। रोहन, जो अनन्या को अभिनव के साथ देखकर बुरी तरह से जल रहा था, उसने अपना स्कॉच का गिलास उठाया, अभिनव की तरफ एक तिरछी नजर डाली। रोहन ने बहुत ही तंज भरे और बनावटी इंग्लिश लहजे में कहा, "हं, तो अभिनव ब्रो, प्राची बता रही थी कि कल रात तुमने प्राइम स्टार होटल में कोई द ब्लू मून डायमंड नेकलेस दिया है। सुना है कोई दुबई का इशफाक शाह तुम पर मेहरबान है। क्या बात है भाई, हमें भी बताओ किसी अरबपति का पालतू कैसे बनते हैं, क्या ट्रिक है तुम्हारी?" रोहन की यह बात सुनकर बाकी के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। वहीं अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बढ़ाने आई थी, लेकिन रोहन ने तो सीधा अभिनव की औकात पर वार कर दिया। अनन्या ने डांट कर कहा, रोहन शट अप। लेकिन अभिनव ने अनन्या का हाथ हल्का सा दबाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। अभिनव अपनी जगह पर बहुत आराम से बैठा रहा। उसने अपने सामने रखी पानी की गिलास को उठाया। उसने शैंपेन या शराब को हाथ नहीं लगाया था। उसने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक रोहन की हंसी को वहीं जमा देने के लिए काफी थी। अभिनव ने बिल्कुल धीमी लेकिन एक खौफनाक भारी आवाज में कहा, अरबपतियों का पालतू बनने के लिए किसी ट्रिक की जरूरत नहीं होती रोहन। उसकी आवाज इतनी भारी थी, डीजे की तेज म्यूजिक के बीच उसके एक एक शब्द उसके कानों में गूंज गए। अभिनव थोड़ा आगे की तरफ झुका और उसने रोहन की आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, पालतू वो होते हैं जो अपने बाप के पैसों पर शराब पीते हैं, उनके दिए हुए कपड़ों में क्लब्स में आते हैं। अगर उनके बाप का अकाउंट एक दिन के लिए फ्रीज हो जाए तो सड़क पर भीख मांगने लायक भी नहीं बचते। अभिनव की आवाज में एक ऐसा जहरीला सच था जिसने वहां बैठे हर रईस दादेदे के सीने में वार कर दिया था। ये कहते हुए अभिनव ने अपना पानी का गिलास टेबल पर रखा। अभिनव के होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में आगे कहा, और रही बात इशफाक शाह की, तो वो मेरा दोस्त है क्योंकि मैं उसकी जान बचा सकता हूँ। लेकिन तुम लोग तो खुद अपनी जान बचाने के लायक नहीं हो। अगर आज रात इस क्लब में कुछ हो जाए, तुम सबसे पहले अपनी ये महंगी गाड़ियां छोड़कर चूहों की तरह भाग जाओगे। अभिनव के शब्दों में एक ऐसा खौफ, एक ऐसा अल्फा मेल वाला डोमिनेंस था कि रोहन का गला सूख गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। बाकी दोस्त भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अनन्या, जो अभी रोहन की बात से डरी हुई थी, वो अभिनव के इस जवाब को सुनकर अंदर ही अंदर बहुत प्राउड महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि अभिनव ने उसके दोस्तों को उनकी असली औकात दिखा दी। लेकिन अभिनव का दिमाग इस छोटी सी क्लब की लड़ाई पर नहीं था। उसके कान में लगे ईयरपीस में अचानक अनिका की बहुत तेज और घबराई हुई आवाज गूंजी, लायन अलर्ट। उसकी आवाज सुनते ही अभिनव के शरीर में एक नस तन गई। उसने अपना चेहरा नॉर्मल रखा, लेकिन पूरा ध्यान अनिका की आवाज पर लगा लिया। अभिनव ने खांस कर नाटक किया। बहुत ही धीमी आवाज में अपने ईयरपीस के माइक में कहा, क्या हुआ अनिका?
वहीं उधर अनिका की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। उसने अभिनव से कहा, अभिनव, जिस क्लब में तुम बैठे हो उसके बाहर अभी अभी 3 काले रंग की बुलेट प्रूफ गाड़ियां आकर रुकी है। मैंने बाहर के कैमरे हैक किए हैं। उन गाड़ियों से हथियार से लैस कुछ लोग बाहर निकले हैं। वो आम गुंडे नहीं हैं, वो प्रोफेशनल मशीनरीज लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर अभिनव की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने धीरे से पूछा, किसके आदमी है ये? उधर से अनिका ने डर कर कहा, चेहरा रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बता रहा है, ये लोग ट्राइडेंट कार्टेल के क्लीनर्स हैं। अभिनव, पूजा सहगल तो अभी जिनेवा से निकली है, लेकिन शायद उसने दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपने इन कुत्तों को किसी काम से भेज दिया। वो क्लब्स के अंदर घुस रहे हैं। क्या उन्हें तुम्हारी असलियत का पता चल गया? उसकी बात सुनकर अभिनव का दिमाग कंप्यूटर से तेज दौड़ने लगा। उसने थोड़ा सोचकर कहा, अगर ट्राइडेंट कार्टेल के हत्यारे यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि वो मुझे मारने नहीं आए। उन्हें तो पता भी नहीं कि लायन में हूं, तो फिर वो इस क्लब में क्यों आए हैं? तभी अभिनव की नजरें क्लब के वीआईपी सेक्शन में बिल्कुल दूसरे कोने पर गई। वहां एक बहुत ही प्राइवेट कैबिन बना था। उस कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उनको देखते ही अभिनव ने फुसफुसा कर कहा, अनिका, क्लब के वीआईपी कैबिन नंबर 3 में कौन बैठा है, जल्दी चेक करो। उधर से अनिका ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, एक सेकेंड। ये कहते हुए अनिका ने क्लब की गेस्ट लिस्ट हैक करके कहा, ओ माय गॉड, अभिनव, कैबिन नंबर 3 में कोई और नहीं, चांद अंसारी बैठा है। चांद अंसारी, ये नाम सुनते ही अभिनव का दिमाग सुन्न हो गया। चांद अंसारी, द घोस्ट ऑफ द डॉग्स, लायन ग्रुप का वो तीसरा सबसे वफादार सेनापति जिसे फरहान ने कल रात मैसेज भेजा था। चांद अंसारी तो समंदर में रहता था, वो दिल्ली कब आ गया और वो इस क्लब में क्या कर रहा है? तभी अनिका ने चीख कर कहा, अभिनव, ट्राइडेंट कार्टेल के वो किलर चांद अंसारी को मारने आए हैं। पूजा सहगल को शायद पता चल गया कि चांद अंसारी दिल्ली आ चुका है और वो लायन के पुराने वफादारों को एक एक करके खत्म करना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के होठों पर बहुत ही भयानक और खौफनाक मुस्कान आ गई। अभिनव ने अपनी लेदर बेल्ट के पीछे रखे इटालियन खंजर को अपनी उंगली से छूकर कहा, पूजा सहगल, तुमने मेरे वफादार पर हाथ डालने की कोशिश की। आज रात इस क्लब में म्यूजिक के साथ चीखें भी गूंजेगी। तुम्हारा ट्राइडेंट कार्टेल आज लायन का असली खौफ देखेगा। ये कहकर अभिनव अपनी जगह से खड़ा हो गया। तभी अनन्या ने अचानक खड़े होकर कहा, क्या हुआ अभिनव, कहाँ जा रहे हो? आगे से अभिनव ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, वॉशरूम। तुम लोग अपना ड्रिंक एंजॉय करो, मैं बस अभी आया। यह कहकर अभिनव वहां से मुड़ा और भीड़ भरे क्लब में उस अंधेरे और नियॉन लाइट्स वाले हिस्से में गायब हो गया। क्लब्स के बाहर आ रहे ट्राइडेंट कार्टेल के किलर्स को यह नहीं पता था जो जिसे मारने अंदर जा रहे हैं उससे पहले उनका मौत से सामना होने वाला है, जिसे दुनिया लायन के नाम से जानती है। तो इंपीरियल लाउंज के अंदर का माहौल किसी पागलपन से कम नहीं था। डीजे की भारी बीट्स से क्लब की जमीन और दीवारें कांप रही थी। नीली, लाल और बैंगनी लेजर लाइट्स हवा में सिगार और धुएं को चीरती हुई लोग नाच रहे थे। दिल्ली के सबसे रईस और बिगड़ेल जादे शराब के नशे में धुत होकर फ्लोर पर थिरक रहे थे। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। इस चकाचौंध और कान फाड़ देने वाले शोर के ठीक पीछे मौत अपना सबसे खौफनाक और खामोश खेल शुरू करने वाली है। अभिनव वीआईपी सेक्शन की भीड़ से निकलकर उस अंधेर और घुमावदार कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया जो सीधे वीआईपी कैबिन नंबर 3 की तरफ जाता था। तभी अभिनव के कान में लगे माइक्रो पीस में अनिका की तेज और अलर्ट आवाज गूंजी, लायन, वो लोग अंदर आ चुके हैं। मैंने सर्विस कॉरिडोर के कैमरे एक्सेस कर लिए। उनकी संख्या 6 है। उन्होंने क्लब्स के बाउंसर को पीछे के रास्ते पर बेहोश कर दिया और वो प्रोफेशनल हिटमैन है। उनके पास सलेंसर लगी हुई ऑटोमेटिक पिस्तौलें हैं। तभी अभिनव ने बहुत ही धीमी लेकिन एक सर्द आवाज में पूछा, चांद अंसारी कहाँ है? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी, क्लब के शोर में साफ सुनाई जा सकती थी। उधर अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, चांद कैबिन के अंदर है। उसके साथ सिर्फ 2 बॉडीगार्ड हैं जो कैबिन के बाहर खड़े हैं। अभिनव, वो किलर्स 2 ग्रुप्स में बट गए। 3 बाईं तरफ से आ रहे हैं, 3 दाईं तरफ से। वो चांद को चारों तरफ से घेर कर मारना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के होठों पर एक बहुत ही शैतानी और खौफनाक मुस्कान आ गई। अभिनव ने मन ही मन में सोचा, ट्राइडेंट कार्टेल के कुत्ते, तुमने मेरे वफादार पर हाथ डालने की कोशिश की। आज तुम्हें पता चलेगा कि जंगल के राजा के इलाके में बिना इजाजत के घुसने का इंतजाम क्या होता है। अभिनव ने अपने जेट ब्लैक इटालियन सूट के बटन को खोला। उसकी चाल में अब कोई जल्दबाजी या घबराहट नहीं थी। वो एक चीते की तरह दबे पांव परछाई बनकर उस धुंधले और लाल रोशनी वाले कॉरिडोर में आगे बढ़ा। उसने अपनी लेदर बेल्ट के पीछे हाथ डाला, इटालियन कॉम्बैक्ट डैगर बाहर निकाल लिया। अंधेरे में भी उस खंजर की तेज धार पर नियॉन लाइट्स की एक खौफनाक चमक पड़ रही थी।
कॉरिडोर के मोड़ पर अभिनव रुक गया। उसने अपनी सांसों को बिल्कुल धीमा कर लिया। डीजे का बेस इतना तेज था कि दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं दे रही थी। मोड़ के उस पार से दो किलर्स दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथों में साइलेंसर लगी पिस्तौल तनी हुई थी। जैसे ही पहला किलर मोड़ के पास पहुंचा, अंधेरे में से एक फौलादी हाथ बिजली की फुर्ती से बाहर आया। अभिनव ने उस किलर्स के मुंह पर अपना हाथ कसकर दबा दिया और उसके गले में कोई आवाज न निकले तो उसकी सेकंड दाएं हाथ से पकड़े खंजर को उसकी पसलियों के ठीक नीचे सीधा उसके दिल में उतार दिया। किलर की आंखें फटी रह गई। उसका शरीर एक झटके में अकड़ गया। अभिनव ने खंजर को एक जोरदार झटके के साथ बाहर निकला और बेजान शरीर को बिना कोई आवाज के धीरे से जमीन पर लेटा दिया। तभी दूसरे किलर को एहसास हुआ कि उसकी साथी गायब है। वो घबरा कर पीछे मुड़ा, लेकिन इससे पहले कि अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा पाता, अभिनव हवा को चीर कर उसके बिल्कुल सामने आ गया। अभिनव की वो बर्फीली और खौफनाक आंखें उस किलर की मौत का आखिरी नजारा थी। अभिनव ने अपने खंजर की मुठ से किलर के जबड़े पर इतनी जोर से वार किया, उसकी हड्डियां चटक गई। वो चकरा गया और अगले ही पल अभिनव का खंजर उस किलर के गले की ज्वेल वेन को रेता हुआ निकल गया। तभी खून का फुहारा फूटा, लेकिन अभिनव ने बहुत ही सफाई से अपने शरीर को पीछे खींच लिया ताकि खून की एक बूंद उसके शानदार ब्लैक सूट पर न गिरे। दूसरा किलर भी उस खून में तड़पकर शांत हो गया। तभी अभिनव ने अपने ईयरपीस में फुसफुसा कर कहा, दो खत्म। उसकी सांसें अभी भी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसने अभी कोई आम काम किया हो। उसकी बात सुनकर उधर से अनिका ने कहा, 4 बचे हैं लायन, वो चांद के कैबिन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अनिका की आवाज में अभी एक खौफनाक रोमांच था। तभी अभिनव ने अपना खंजर साफ करके कहा, वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे। ये कहकर वो परछाई की तरह आगे बढ़ गया। वहां बाकी 4 किलर्स वीआईपी कैबिन नंबर 3 के दरवाजे की कुछ ही दूरी पर थे। उन्हें अभी तक अपने 2 साथियों के मरने की कोई भनक नहीं थी। म्यूजिक का शोर उनकी मौत का सबसे बड़ा गवाह बन रहा था। तीसरा किलर कॉरिडोर की दीवार से सटकर आगे बढ़ रहा था। तभी छत के वेंटिलेशन शाफ्ट के पास एक गहराई परछाई नीचे कूद गई। अभिनव ने हवा में ही अपने घुटनों से उस किलर की गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। बहुत ही खौफनाक आवाज के साथ उस किलर की गर्दन 180 डिग्री घूम गई और वो जमीन पर बिना छुए ही मर चुका था। तभी उसकी हड्डी की आवाज सुनकर चौथे किलर्स ने तुरंत पीछे मुड़कर गोली चला दी। साइलेंसर लगी पिस्तौल से 2 गोलियां चली, लेकिन अभिनव वहां था ही नहीं। वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उस किलर के बिल्कुल नीचे खिसक चुका था। अभिनव ने अपने पैर से उस किलर्स के घुटने पर एक जानलेवा किक मारी। वो किलर दर्द से कराहकर आगे की तरफ झुका और अभिनव का खंजर सीधे उसकी ठोड़ी के नीचे से होता हुआ उसके दिमाग के आर पार हो गया। अब सिर्फ 2 बचे थे। उन्हें समझ आ गया कि उनका सामना चांद अंसारी के किसी आम बॉडीगार्ड से नहीं, बल्कि साक्षात यमराज से हो रहा है। खौफ के मारे उनके हाथ कांपने लगे। वो पागलों की तरह अंधेरे कॉरिडोर में अपनी पिस्तौल घुमा रहे थे। उनमें से एक किलर ने घबराहट में चिल्लाकर कहा, कौन है बे तू, बाहर आ। लेकिन उसका जवाब एक सर्द हवा के झोंके ने दिया। अभिनव अंधेरे में से निकला और उसने अपनी लेदर बेल्ट से वो खंजर हवा में इतनी जोर से फेंका जो सीधे 5वें किलर के सीने में जा घुसा। खंजर इतना तेज था कि वो किलर दीवार से टकराया और वही किलर की तरह टंग गया। तभी छठे और आखिरी किलर ने अभिनव को देख लिया। वो अपनी पिस्तौल तानकर ट्रिगर दबाने ही वाला था। अभिनव ने दीवार का सहारा लेकर हवा में एक शानदार किक लगाई। अभिनव का पैर सीधा उस किलर्स के हाथ पर लगा, जिसे पिस्तौल छिटक कर दूर गिर गई। तभी किलर्स भागने के लिए उड़ा, लेकिन अभिनव ने पीछे से उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे हवा में उठाया। जमीन पर इतनी जोर से पटका कि उसकी पसलियां टूट गई। अभिनव ने आगे बढ़कर दीवार पर टंगे उस किलर्स के सीने से खंजर निकाला और आखिरी किलर की गर्दन पर रखकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। महज 2 मिनट के अंदर ट्राइडेंट कार्टेल के 6 सबसे खूंखार और प्रोफेशनल किलर एक अंधेरे कॉरिडोर में लाशों के ढेर में बदल चुके थे। जमीन खून से सन गई थी, लेकिन अभिनव अभिनव उन लाशों के ढेर के बीच खड़ा था और उसके उस कस्टम मेड जेट ब्लैक इटालियन सूट पर खून की एक बूंद तक नहीं लगी थी। यहां तक कि उसकी सफेद शर्ट और सूट के कपड़े पर एक सिलवट भी नहीं पड़ी थी। वो बिल्कुल वैसा ही परफेक्ट और कातिलाना लग रहा था जैसा वो क्लब में दाखिल होते वक्त लग रहा था। इसके बाद उसके पास पड़े एक पर्दे से अपना खंजर पहुंचा और उसे वापस अपनी बेल्ट के पीछे छिपा लिया। अभिनव ने अपने कफलिंग्स को ठीक करके ईयरपीस में कहा, काम हो गया अनिका, चांद अंसारी सुरक्षित है। विक्रम के लड़कों से कहो कि पीछे के रास्ते से आकर इस कचरे को साफ कर दे। उसकी बात सुनकर अनिका ने खुशी से चहक उठी और उसने तुरंत कहा, डन लायन, यू आर द बेस्ट। विक्रम की क्लीनर्स टीम बस 2 मिनट में वहां पहुंच रही है, तुम वापस जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढ रही होगी।
उसकी ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। वो बिना पीछे मुड़े अपने उसी राशि चाल के साथ उस अंधेरे कॉरिडोर से निकलकर वापस डीजे की उस चकाचौंध और भारी शोर वाली दुनिया में दाखिल हो गया। इधर अभिनव जब वापस वीआईपी सेक्शन की तरफ आ रहा था तो वहां का माहौल कुछ बदल चुका था। शराब का नशा पूरी तरह से अनन्या के उन बिगड़ेल दोस्तों के सिर पर चढ़ चुका था। रोहन, जो अभिनव के उस अल्फा मेल वाले जवाब के इंतजार में अंदर ही अंदर भयंकर महसूस बेइज्जती कर रहा था, उसने बहुत ज्यादा स्कोच पी ली और उसका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। रोहन धीरे धीरे खिसक कर अनन्या के बिल्कुल करीब आ गया। रोहन ने नशे में लड़खड़ाती हुई जबान के साथ कहा, अनु। उसकी आंखें नशे में लाल थी। वो बहुत ही गंदी नजरों से अनन्या को घूर रहा था। उसने आगे कहा, कम ऑन यार, तूने किससे शादी कर ली? माना कि इशफाक शाह ने कुछ पैसे दे दिए, लेकिन अंदर से तो वही 2 कौड़ी का गार्ड है ना। तेरा इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं अनु। वहीं उसको ऐसे अपने करीब आता देखकर अनु असहज हो गई। उसने रोहन से दूरी बनाने की कोशिश करके कहा, रोहन, तुम नशे में हो, मुझसे दूर हटो। तभी रोहन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाकर अनन्या के कंधे को जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करके कहा, अरे दूर क्यों हटूं? तू जानती है मैं तुझे कॉलेज के दिनों में कितना पसंद करता हूँ। मेरे बाप के पास इतनी दौलत है, मैं तुझे रानियों की तरह रखूंगा। छोड़ इस भिखारी को और आज रात मेरे साथ चल। उसकी ये बात सुनकर अनन्या घबरा गई। उसने चिल्लाकर कहा, रोहन लिव मी। रोहन के इस बर्ताव से चौंक गई थी। उसने रोहन के हाथ को झटकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने नशे में उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। बाकी दोस्त भी नशे में धुत थे, सब हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि रोहन सिर्फ मजाक कर रहा है। वहीं अनन्या के चेहरे पर खौफ आ गया था। वो इस वीआईपी भीड़ में खुद को बेबस महसूस कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि रोहन कुछ और बदतमीजी कर पाता, तभी किसी ने भारी फौलादी हाथ ने रोहन के कॉलर को पीछे से पकड़ा और एक झटके में उसे सोफे से हवा में उठा लिया। रोहन के मुंह से नशे की हालत में एक चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, ये ये कौन है साले? तब वो अभिनव था। अभिनव का गुस्सा एक खौफनाक ज्वालामुखी में बदल चुका था। जो इंसान अभी अभी 6 प्रोफेशनल किलर को मार कर आया था, उसके सामने इस शराबी रईस ज्यादा किसी कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। अभिनव ने रोहन को हवा में उठाकर पास रखी कांच के टेबल पर इतनी जोर से पटका कि टेबल के सारे गिलास और शैंपेन की बोतलें चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गई। क्लब का वो हिस्सा अचानक सन्नाटे में डूब गया। म्यूजिक भले ही बज रहा था, लेकिन वहां खड़े लोगों की सांसें रुक गई। रोहन दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसका नशा एक झटके में उतर चुका था। वहीं अनन्या सहम कर सोफे के कोने में सिकुड़ गई। उसने अभिनव की आंखों में जो गुस्सा देखा, वो किसी भी इंसान को राख करने के लिए काफी था। तभी अभिनव आगे बढ़ा और अपने महंगे इटालियन जूते से रोहन की छाती पर रख दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन लगता है तुम्हारे बाप की दौलत का नशा तुम्हारे दिमाग को सड़ा चुका है। अभिनव की आवाज इतनी भारी, इतनी गगन भेदी और खौफनाक थी कि रोहन का गला सूख गया। रोहन के बाकी दोस्त घबराकर अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने हड़बड़ाकर कहा, हे तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। लेकिन अभिनव ने अपनी उस बर्फीली आंखों से उन्हें एक बार घूरा और वो सारे के सारे डर के मारे वहीं जम गए। किसी की हिम्मत ही नहीं कि अभिनव के पास भी फटक सके। तभी अभिनव ने दहाड़ कर कहा, माफी मांग, अभी के अभी मेरी बीवी से माफी मांग, वरना मैं तुम्हारे पूरे यादव परिवार को रोड पर लाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। तुम्हारे बाप का वो बिल्डर एम्पायर में रातों रात मिट्टी में मिला दूंगा। उसकी इस दहाड़ से पूरा क्लब कांप उठा। जमीन पर पड़ा रोहन, जिसे कुछ सेकंड पहले अपनी दौलत पर भयंकर घमंड था, वो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करने लगा। उसे लगा कि अभिनव बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। रोहन ने खांस कर बेशर्मी से हंसने की कोशिश करके कहा, तू तू मुझे धमकी दे रहा है? तू क्या यादव परिवार को सड़क पर लाएगा बे? तो खुद कपूर परिवार के टुकड़ों पर पलने वाला नौकर है। इशफाक शाह ने एक सूट क्या दे दिया, तू खुद को दिल्ली का बाप समझने लगा। मेरा बाप आर के यादव है और वो तुझे इसी क्लब में जिंदा काट देगा। उसकी बात सुनकर रोहन के दोस्तों में भी थोड़ी हिम्मत आ गई। उन्होंने भी उसके साथ सहमति जताकर कहा, सही कह रहा है तू रोहन। तू जानता नहीं कि आर के यादव कौन है? उसके पास हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। तेरी इस 2 कौड़ी की धमकी से कोई डरने वाला नहीं है। उनकी ये बातें सुनकर अनन्या भी डर गई। उसने घबरा कर कहा, अभिनव छोड़ो इसे प्लीज, यहाँ तमाशा मत करो। रोहन की डैड बहुत पावरफुल है। लेकिन अभिनव के चेहरे पर वो खतरनाक लायन वाली मुस्कान आ गई। अभिनव ने रोहन की छाती पर से पैर हटाए और बहुत ही शांति से अपने जैकेट को ठीक करके कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं अनन्या। वक्त आ गया है कि इस कीड़े को पता चले कि असली ताकत क्या होती है।
इस क्लब में रोहन अभिनव का मजाक उड़ा रहा था और उधर अभिनव के कान में अनिका की हंसती हुई आवाज गूंजी। अनिका ने एयरपीस के जरिए पूरा ड्रामा सुन लिया। अनिका छतरपुर के बेसमेंट में जोर जोर से हंसने लगी। उसने जोर से हंसकर कहा, यादव परिवार, आर के यादव की बिल्डर कंपनी, लायन ये बहुत छोटी मछली है, मुझे बस 1 मिनट दो। ये कहकर अनिका ने तुरंत विक्रम को दूसरी लाइन पर लिया। अनिका ने विक्रम को ऑर्डर देकर कहा, विक्रम, रोहन यादव नाम का एक बेवकूफ लड़का क्लब में छोटे मालिक के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसके बाप आर के यादव का सारा बिल्डर नेटवर्क बर्बाद कर दो अभी इसी वक्त। तभी इधर से विक्रम ने तुरंत रिएक्ट करके कहा, कमाल करते हैं वो लोग, शेर के मुंह में हाथ डालते हैं। मैं अभी आर के यादव के सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर और सरकारी टेंडर्स को ब्लॉक करवाता हूँ। विक्रम की भारी आवाज में भी खौफनाक हंसी थी। विक्रम, जो दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को व्हाइट कॉलर क्राइम का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उसने तुरंत फोन घुमाया और एक तरफ आर के यादव की कंपनी में पैसा लगाने वाले दुबई और सिंगापुर के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को विक्रम के नेटवर्क से धमकियां पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि अगर उन्होंने यादव ग्रुप से तुरंत अपना पैसा वापस नहीं निकाला तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा। दूसरी तरफ अनिका ने हैकिंग के जरिए आर के यादव के सारे बैंक अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के रेड फ्लैग में डाल दिया, जिससे बैंकों ने रातों रात उनकी क्रेडिट लाइन रोक दी। महज 2 मिनट के अंदर आर के यादव का वो करोड़ों एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गया। वहीं उधर क्लब में रोहन अभी भी अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहा था। अभिनव को गालियां बक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मैं अभी अपने डैड को फोन करता हूँ और पुलिस कमिश्नर को फोन करेंगे और तुझे इसी क्लब से घसीट कर थाने ले जाएंगे। रोहन पागलों की तरह चीख रहा था, लेकिन इससे पहले कि रोहन अपने फोन की स्क्रीन अनलॉक करता, उसके फोन की घंटी खुद जोर से बजने लगी। स्क्रीन पर कॉलर आईडी चमक रही थी, डैड। ये देखते ही रोहन ने अभिनव को दिखाकर कहा, देख, मेरे डैड का ही फोन आ गया। रोहन ने अभिनव को एक घमंडी नजर देखकर फोन उठाया और स्पीकर पर कर लिया, ताकि अभिनव और बाकी सब आर के यादव का रुतबा सुन सके। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो डैड, आप बिल्कुल सही वक्त पर। लेकिन रोहन का वाकया पूरा भी नहीं हुआ। फोन के स्पीकर पर आर के यादव की ऐसी भयंकर चीखती, खौफ से कांपती आवाज आई कि रोहन के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, हरामजादे, ये तूने क्या कर दिया? आर के यादव की आवाज में इतना भयंकर खौफ और रोना था जैसे उन पर बिजली गिर गई। पूरा वीआईपी सेक्शन उस चीख को सुनकर सन रह गया। रोहन के दोस्तों के चेहरे पीले पड़ गए। वही रोहन ने घबरा कर कहा, डैड क्या हुआ? आप चीख क्यों रहे हैं डैड? रोहन की आवाज हकलाने लगी। उसका नशा हवा हो चुका था। वहीं आर के यादव फोन पर दहाड़ मार कर रो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, तूने किस इंसान से पंगा लिया साले कुत्ते? तूने किसे ऑफेंड किया अभी के अभी? पिछले 2 मिनट के अंदर हमारे सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने अपना प्रोजेक्ट रोक लिया। दुबई के इन्वेस्टर्स ने कहा कि हमने किसी बहुत बड़े और खतरनाक आदमी के मालिक की तौहीन कर दी। उन्होंने कहा कि अगर हमने माफी नहीं मांगी तो हमें जिंदा काट देंगे। उसके बात सुनकर रोहन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। रोहन की आंखें फटी फटी रह गई। उसने हकला कर कहा, इन्वेस्टर वापस जा रहे हैं? तब आर के यादव ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, बैंकों ने हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू 0 हो चुकी है। हम दिवालिया हो गए बेटे। हम सड़क पर आ गए। तूने क्या किया है? तूने किस शैतान की पूंछ पर पैर रख दिया, पागल? उनके बात सुनकर रोहन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने धीरे से, खौफ से कांपकर अपनी गर्दन घुमाई और अपने सामने खड़े अभिनव को देखा। अभिनव बिल्कुल शांत, एक हाथ अपनी पैंट के जेब में डाले यमराज की तरह उसे देख रहा था। तब अभिनव के उस शब्द रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे, मैं तुम्हारे पूरे यादव परिवार को रोड पर लाकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जो इंसान कुछ मिनट पहले अभिनव को भिखारी और गार्ड कह रहा था, उसे अब समझ आ गया उसके सामने कोई इशफाक शाह का पालतू नहीं, बल्कि इस शहर का साक्षात मौत का फरिश्ता खड़ा है। एक इंसान जो फोन कॉल किए बिना सिर्फ अपनी एक धमकी से हजारों करोड़ का एम्पायर रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। तब उधर फोन के आर के यादव ने चिल्ला कर कहा, रोहन, तो सुन रहा है ना? जाकर उस इंसान के पैरों में गिर, वरना हम सब मारे जाएंगे। आर के यादव फोन पर गिड़गिड़ा रहा था। वहीं रोहन के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके घुटने कांपने लगा। अगले ही सेकंड रोहन अपनी जगह पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो सीधा अभिनव के उन महंगे इटालियन जूतों के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगा। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसका सारा घमंड, उसका सारा वीआईपी अभिनव के पैरों में अब कुचल जा चुका था। उसने सिसक कर कहा, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे में था। मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। प्लीज मेरी कंपनी को बर्बाद मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ।
मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ, प्लीज। रोहन के दोस्त बुत बन चुके थे। वो सब डर के मारे पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अभिनव से नजर भी मिला ले। अनन्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका दिमाग फटने के कगार पर था। अनन्या ने मन ही मन सोचा, ये कैसे मुमकिन है? अभिनव ने तो कोई फोन भी नहीं किया, उसने किसी को कॉल भी नहीं किया, तो फिर आर के यादव जैसी बड़ी कंपनी बर्बाद कैसे हो गई? क्या अभिनव की सिर्फ एक धमकी का इतना असर कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई? ये इंसान आखिर है कौन? इशफाक शाह का इतना बड़ा रुतबा तो नहीं हो सकता। वही अभिनव ने रोहन की तरफ कोई दया नहीं दिखाई। अभिनव ने बिल्कुल सर्द आवाज में ऑर्डर देकर कहा, मैंने कहा था मेरी बीवी से माफी मांग। उसकी ये बात सुनकर रोहन घसीट कर अनन्या के पैरों के पास गया। उसने अनन्या के आगे गड़गड़ा कर कहा, मुझे माफ कर दो अनन्या, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं दोबारा कभी तुम्हारी आंख पर उठाकर भी नहीं देखूंगा। प्लीज अपने पति से कहो कि मेरे परिवार को छोड़ दे। वहीं अनन्या इतनी शौक में थी कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। तभी अभिनव अपनी जगह से घूमा। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा। अनन्या का शरीर कांप रहा था। अभिनव की वो फौलादी पकड़ उसे बहुत ही सुरक्षित लेकिन बहुत खौफनाक लग रही थी। उसके बाद अभिनव ने रोहन और उसके दोस्तों की तरफ देखकर कहा, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर आज के बाद किसी ने मेरी पत्नी, मेरे परिवार की तरफ नजर भी उठाई तो मैं उसे उसकी औकात याद नहीं दिलाऊंगा। मैं उसका वजूद मिटा दूंगा। पूरा वीआईपी सेक्शन खामोश था। कोई चूं तक नहीं कर पाया। इसके बाद अभिनव अनन्या का हाथ थामकर उस क्लब से बाहर निकल गया। क्लब के वो चकाचौंध, वो तेज म्यूजिक, वो शराबी लोग, सब अभिनव के उस खामोश दहाड़ के आगे बोने साबित हो चुके थे। बाहर पोर्च में लाल रंग की पोर्च खड़ी थी। अभिनव और अनन्या गाड़ी में बैठे। गाड़ी में एक भयानक सन्नाटा था। अनन्या बार बार अभिनव के उस सख्त और सुंदर रहस्यमयी चेहरे को देख रही थी। जो पति 3 साल तक उसके लिए कचरा था, आज उसी पति ने उसे उस क्लब में एक महारानी जैसा रुतबा दिला दिया था। लेकिन अभिनव का ध्यान अनन्या पर नहीं था। उसकी नजरें सड़क पर थी और उसका दिमाग पूजा सहगल पर था, जो जिनेवा से दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। आज रात उसने सिर्फ एक शराबी लड़के का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि ट्राइडेंट कार्टेल के 6 खूंखार किलर्स को मौत के घाट उतार दिया था। खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका था। अभिनव ने अपने ईयरपीस में कहा, अनिका, क्या चांद अंसारी सुरक्षित है? उधर से अनिका ने जवाब में कहा, हाँ लायन, विक्रम की टीम ने उन लाशों को गायब कर दिया। चांद अंसारी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने गाड़ी को तेजी से मोड़ा और दिल्ली के अब सिर्फ एक नाम की गूंज थी, लायन। कपूर मैंशन में जब यह दामाद लौटेगा तो अनन्या और आंचल कपूर के दिमाग में शकों का जो बवंडर उठेगा, वो उनके लालच को और गहरा कर देगा। लेकिन अभिनव की असली जंग तो सीक्रेट लैब में होने वाली थी, जहां प्रोजेक्ट संजीवनी अपनी सांसें लेने को तैयार थी। पूजा सहगल के दिल्ली पहुंचने से पहले लायन अपनी पूरी फौज और अपनी मां के उस चमत्कारी फॉर्मूले के साथ उसका स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। और ये स्वागत इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा जाएगा। आखिर क्या होगा अब आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द लायन घर जमाई। दोस्तों, द रिटर्न ऑफ लायन कहानी आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है और कहानी का आनंद लें।